अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही दमदार कहानी है, गुंडा। और इस पर कुछ बेहतरीन नोट्स भी हैं। देखिए, कहानी तो शायद हम सबने सुनी होगी, है ना? हाँ, एक बदनाम आदमी, एक अच्छा काम और फिर समाज का वो धोखा। पर आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। सही बात है। ये तो हमारे समाज के मनोविज्ञान का एक एक्सरे जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी एक केस स्टडी की तरह है। हाँ, केस स्टडी इस बात की कि कैसे समाज किसी पर एक लेबल चिपका देता है और फिर उस लेबल को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रसाद जी की यही तो खूबी थी। वो व्यक्तिगत भावनाओं को सामाजिक ताने बाने से बहुत खूबसूरती से जोड़ते थे। हाँ, और यही बात इस कहानी को आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल, लेबल को हटाना मुमकिन भी है। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के मुख्य पात्र की, जिसे सब गुंडा कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि कहानी में उसका कोई नाम ही नहीं है। उसका टाइटल ही, वो गुंडा शब्द ही उसकी पहचान है। समाज की नजर में वो एक खूंखार, बेरहम इंसान है। सब डरते हैं उससे। और यही प्रसाद की एक खास लेखनी तकनीक दिखती है। उन्होंने जानबूझकर पात्र को नामीन रखा है। अच्छा, ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं, ये प्रतीकवाद है, सिंबलिज्म का इस्तेमाल है। सिंबलिज्म कैसे? देखिए, गुंडा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज द्वारा त्यागे गए हर उस इंसान का प्रतीक बन जाता है जिसकी पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसे दी गई उपाधि से होती है। अच्छा, उसका नाम न होना इस बात पर और जोर देता है कि समाज ने उसकी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया है। वो अब कोई नहीं है, वो बस एक गुंडा है। मतलब समाज ने उसकी पहचान इतनी छीन ली कि उसका नाम तक मायने नहीं रखता। हाँ। पर क्या कहानी में ये बताया है कि वो ऐसा बना क्यों? नहीं। या समाज ने उसे ये लेबल क्यों दिया? नोट्स में इस पे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, और मेरे ख्याल से यही लेखक का मकसद था। क्या मतलब? अगर वो वजह बताते तो शायद उसके किरदार को सही ठहरा रहे होते, लेकिन वजह ना बताकर उन्होंने सारा ध्यान समाज के नजरिए पर केंद्रित कर दिया है। अच्छा, मतलब सवाल ये नहीं है कि वो गुंडा क्यों बना। हाँ, सवाल ये है कि क्या समाज किसी को उस लेबल से बाहर निकलने का मौका देता भी है। कहानी में दूसरे पात्र एक ब्राह्मण और उनकी बेटी हैं, जो एक तरह से समाज के दो अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। कौन से दो पहलू? एक तरफ समाज का डर और पूर्वाग्रह, और दूसरी तरफ एक इंसान की सहज अच्छाई पर यकीन करने की क्षमता। ठीक है, तो मंच तैयार है। एक तरफ है समाज का बनाया हुआ गुंडा और दूसरी तरफ वही समाज जो उसे उसी नजर से देखता है। लेकिन कहानी का असली मजा तो तब आता है जब वो खुद इस लेबल को चुनौती देता है ना? बिल्कुल। एक ऐसी घटना होती है जो उसकी इस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, और वो घटना अचानक होती है जो उसे और भी ज्यादा असरदार बना देती है। कहाँ होती है ये घटना? वो जंगल से गुजर रहा होता है और उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब जरा सोचिए, जो छवि समाज ने बनाई है उसके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था? या तो नजरअंदाज कर देना चाहिए था, या शायद खुद उसका फायदा उठाना चाहिए था। पर वो ऐसा नहीं करता। वो आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की बेटी को परेशान कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उसका ये काम, उस लड़की को बचाना, पूरी तरह से निस्वार्थ था, या कहीं ना कहीं उसके मन में ये उम्मीद थी कि इस एक अच्छे काम से समाज उसे अपना लेगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर हम नोट्स के हिसाब से देखें तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। स्वाभाविक? हाँ, सोच में एक लाइन है, उस रोती हुई लड़की की करुणा उसे भीतर तक हिला देती है। अच्छा। ये शब्द बताते हैं कि ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये उसकी इंसानियत की एक सहज प्रतिक्रिया थी। वो कोई हिसाब किताब नहीं लगा रहा था। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो हर इंसान, चाहे वो कितना भी बहिष्कृत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति तो चाहता है। हाँ, ये तो है। तो हो सकता है कि अवचेतन में ये इच्छा रही हो, पर उस पल में उसका रक्षक वाला स्वभाव उसके गुंडा वाले लेबल पर हावी हो गया। तो उसने एक हीरो का काम किया, लुटेरों से लड़की को बचाया और उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। बिल्कुल, जब वो समाज के सामने आता है। हाँ। जैसे ही गांव वाले उसे उस डरी सहमी लड़की के साथ देखते हैं, वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मतलब? वो ये नहीं देखते कि एक आदमी ने एक लड़की की मदद की, वो देखते हैं कि गुंडा एक लड़की को पकड़ कर लाया है। अरे हाँ। उनके दिमाग में अपहरण की कहानी तुरंत बन जाती है। एक मिनट, पर
ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? वो लड़की सच बता रही है, वो चीख चीख कर कह रही है कि इसने मेरी जान बचाई है। हाँ, कह रही है। फिर भी कोई उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? क्या गांव वालों को उस ब्राह्मण की बेटी पर भी भरोसा नहीं है? यहीं पर कहानी का सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे हम कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हाँ। क्या हम इसे आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि हम वही सुनना और मानना पसंद करते हैं जो हम पहले से सोचते हैं, और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पूरा का पूरा गांव यही कर रहा था। उनके दिमाग में गुंडा का एक फ्रेम बना हुआ था कि वो अपराधी है, वो बुरा है। अब जब लड़की ने एक ऐसी जानकारी दी जो इस फ्रेम में फिट नहीं हो रही थी कि गुंडा अच्छा काम भी कर सकता है, उनके दिमाग में उस जानकारी को स्वीकार करने के बजाय उसे खारिज कर दिया। उनके लिए ये मानना ज्यादा आसान था कि लड़की डरी हुई है या झूठ बोल रही है, बजाय इसके कि उनकी अपनी धारणा गलत है। बिल्कुल, ये दिखाता कि पूर्वाग्रह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक भी होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो समाज ने अपना फैसला सुना दिया, वो दोषी है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। अब ये टकराव सिर्फ बाहर ही नहीं रह जाता, ये उस गुंडा के मन के अंदर उतर जाता है। वो खुद अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगता है ना। हाँ, और ये उसके लिए शायद सबसे बड़ा झटका था। अब तक वो समाज के तिरस्कार का आदी हो चुका था। सही बात है। वो शायद मन ही मन ये मानकर चलता था कि लोग उसे बुरा ही समझेंगे। लेकिन एक अच्छा काम करने के बाद जब उसे इनाम की जगह और ज्यादा अपमान और शक मिला, वो चीज उसे अंदर तक हिला कर रख देती है। नोट्स में जिक्र है कि वो एकांत में जाकर खुद से पूछता है, क्या सच में मैं बुरा हूं या समाज ने मुझे ऐसा मान लिया है? ये वो पल है जब वो अपनी सामाजिक पहचान और अपनी आंतरिक सच्चाई के बीच बुरी तरह फंस जाता है। बिल्कुल। ये तो किसी के लिए भी टूटने वाला पल होगा। आपने एक अच्छा काम किया और दुनिया ने आपको और भी बुरा बना दिया, तो क्या वो हार मान लेता है? वो लगभग टूट ही चुका था। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। अच्छा? कुछ समय बाद वही ब्राह्मण की बेटी अकेले उससे मिलने आती है। अकेले? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। वो पूरे समाज के फैसले के खिलाफ जा रही है, उस एक इंसान पर भरोसा करने के लिए जिसे सबने अपराधी मान लिया है। हाँ, और वो जो कहती है वो शायद इस कहानी का सबसे जरूरी संवाद है। क्या कहती है वो? वो कहती है, आप बुरे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी रक्षा की। ये शब्द, ये उसके लिए किसी मरहम की तरह काम करते हैं। मरहम से भी बढ़कर ये शब्द उसके वजूद को एक नई परिभाषा देते हैं। जरा सोचिए, जिस इंसान को कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, जिसे हमेशा सिर्फ नफरत मिली, उसके लिए ये सुनना कि वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, कितना बड़ा बदलाव लाया होगा। हाँ बिल्कुल। समाज ने जो पहचान उस पर थोपी थी, उस एक लड़की के विश्वास ने उस पहचान को तोड़ दिया। ये दिखाता है कि सामूहिक तिरस्कार जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही शक्तिशाली किसी एक इंसान का सच्चा विश्वास भी हो सकता है। उसने पहली बार उसके बाहरी कवच के पार झांककर उसके अंदर के इंसान को पहचाना था। इस एक घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक तरफ पूरा समाज था जो उसे अपराधी मान रहा था, और दूसरी तरफ एक अकेली आवाज थी जो उसे नायक कह रही थी। तो इस अनुभव के बाद वो क्या फैसला लेता है? वो एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा फैसला लेता है। क्या? वो समाज को हमेशा के लिए त्याग देता है। नोट्स में उसकी सोच का जिक्र है, जिस समाज में अच्छे काम का भी अपमान हो, वहां रहना ही व्यर्थ है। अब पहली नजर में ये एक हार की तरह लग सकता है कि वो समाज से भाग गया। हाँ, मुझे भी यही लगा। क्या ये एक तरह का पलायन नहीं है? उसे रुककर लड़ना चाहिए था, खुद को सही साबित करना चाहिए था। या शायद ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जीत कैसे? इसे इस तरह से देखते हैं, अगर वो रुकता तो उसे अपनी पूरी जिंदगी बस यही साबित करने में बितानी पड़ती कि मैं बुरा नहीं हूं। उसे हर कदम पर समाज से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती। सही बात है। उसका फैसला हार नहीं है, बल्कि एक तरह की जागृति है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी कीमत समाज के सर्टिफिकेट से तय नहीं होगी। वो इस लड़ाई से ऊपर उठ जाता है। अच्छा, तो ये समाज को छोड़ना नहीं, बल्कि समाज के बनाए गए मापदंडों को छोड़ना है। बिल्कुल, वो हार कर नहीं जाता। उसके दिल में इंसानियत की जो ज्योति उस लड़की ने जलाई थी, वो बुझती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो समाज से दूर चला जाता है, लेकिन इंसानियत की ओर करीब आ जाता है। वो जंगलों और पहाड़ों में रहकर चुपचाप गुमनाम तरीके से लोगों की मदद करता रहता है। मतलब अब उसकी नेकी किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की शांति के लिए है। तो एक तरह से समाज का दिया हुआ गुंडा का टैग हट जाता है और एक ऐसा इंसान सामने आता है जो अपनी शर्तों पर अच्छाई कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का सार अगर हम निकालें तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
पहली बात तो ये है कि लेबल या टैग कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, वो इंसान की असलियत को धुंधला कर देते हैं। और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात जो यहाँ से निकलती है वो है कॉन्फर्मेशन बायस का सामाजिक स्तर पर असर। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, समाज सच को देखने के बजाय अपनी बनी बनाई धारणा को ही सच मानता रहता है। और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई वो है एक व्यक्ति के विश्वास की ताकत। जहां पूरा समाज उसे तोड़ रहा था, वही एक इंसान के कहे कुछ शब्दों ने उसे फिर से जोड़ दिया। सही बात है। ये हमें बताता है कि भीड़ की आवाज भले ही ऊंची हो, लेकिन सच्चाई और सम्मान की एक अकेली आवाज भी किसी की दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल, सच्ची इंसानियत किसी के नाम या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उसके कर्मों और इरादों से पहचानी जाती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की अच्छाई या बुराई का फैसला भीड़ नहीं कर सकती। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक विचार मन में आता है। कहानी में गुंडा समाज छोड़ देता है और अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है जहां वो अपनी इंसानियत को जी सकता है। पर सोचिए, अगर वो रुकने का फैसला करता तो क्या होता? क्या समाज कभी उसे उसकी नई पहचान के साथ अपना पाता? या क्या एक अकेला व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से पूरे समाज के नजरिए को बदल सकता था?